रही है अभी? हाँ सर आ रही है। ठीक। पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले है स्लो गया। ठीक है, केमिकल एनर्जी का मतलब एग्जैक्ट क्या हो? ठीक है, केमिकल एनर्जी किस चीज में यूजफुल हो सकती है? जैसे कि हम लोगों की बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी की जो हम केमिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कि थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद द एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मैक्रोस्कोपिक और होता है होती है जिसकी करते हैं, ठीक है, लेवल पर, but there are very few number of molecules, but macroscopic system is a system which we can view on देख सकते हैं, जिसमें which involves trillion and trillions of molecules and atom bulk। ठीक है, तो thermodynamics is not concerned how and when these energy transmissions are carried out, but is based on initial and final states of a system undergoing the change। अब ये exactly क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, ये exactly क्या बोलना चाह रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रोसेस जो इन्वॉल्व है इन द चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यू मे फॉलो एनी ऑफ द प्रोसेस, यू मे फॉलो any of the path. Thermodynamics is a study of science which is concerned only with change of system from initial to without determine वो क्या प्रोसेस था या कौन सा पाथ था। Secondly, thermodynamics involves only macroscopic things and not microscopic things. Macroscopic मतलब बड़े लेवल पर, which involves millions and trillions of atoms and molecules as a bulk। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। Laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state। सिस्टम अगर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ स्टेबल स्टेट होता है, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट पर नहीं होता है, तभी थर्मोडायनेमिक्स और एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम से इन्वॉल्व। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट से उसको मतलब है, उसको बाकी चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली कंसर्न विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दैट्स इट। ठीक है, बट इट डज नॉट केयर अबाउट द पाथ एज आई टोल्ड। ठीक है, तो जब उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही मतलब है तो वो हमेशा ऐसे स्टेट को प्रेफर करेगा जो कि एक स्टेबल स्टेट है। सो थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गया तो पहले जो स्टेट था वो भी इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए और बाद में जब चेंज हुआ तो वो भी इक्विलिब्रियम पर ही होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है। उसके बाद इन दिस यूनिट वी विल लाइक यू टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे कि how do we determine the energy changes involved in a chemical reaction or a process? Will the energy change occur or not? दूसरा, what drives a chemical reaction? chemical reaction होता ही क्यों है at first place? Why chemical reaction occurs from the point of view of thermodynamics? ठीक है, तीसरा और लास्ट, to what extent do the chemical reactions proceed? ठीक है, chemical reactions किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते ही क्यों हैं फर्स्ट प्लेस पर, वो थर्मोडायनेमिक्स की आईज से हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, शौर्या को एंटर कर लो। उसके बाद आ रहा है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। थर्मोडायनेमिक टर्म्स, थर्मोडायनेमिक टर्म्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अब सिस्टम्स किसको बोलते हैं और सराउंडिंग्स किसको बोलते हैं? ठीक है, लेमन टर्म में मैं ये बताऊं कि जिस चीज पर, जो भी चीज पर मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है या फिर उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिस चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। शौर्या को एंटर कर ले। अच्छा ठीक, ठीक है, हाँ, जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं,
वो हो जाएगा आपका सिस्टम। बाकी यूनिवर्स में बाकी चीजें जो हैं वो हो जाएंगी सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, तुमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में तुम एक केमिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर का केमिकल हो जाएगा तुम्हारा सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विल बिकम योर सराउंडिंग्स। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज अ वेरी ह्यूज टर्म। इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स, यस इट इज ट्रू, इट इज एक्चुअली ट्रू, इन अ लेमन टर्म ही बोल रहा हूं। जो जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वही सिस्टम है, और बाकी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग यू फॉर्म्स द सराउंडिंग्स। बट क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम इन जनरल एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं कि सराउंडिंग्स को थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री के लैब में हो, उसी टेस्ट ट्यूब को आप सिस्टम रख लो और पूरे के पूरे केमिस्ट्री के लैब को आप सराउंडिंग्स रख लो, बस इतना ही सराउंडिंग्स कहते हैं, एक मीनिंगफुल डिस्टेंस पर। ठीक है, राइट, समझ में आ गया? तो ये वही चीज बोल रहा है, सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, and the rest of the universe constitute surroundings. The rest of the universe are just surroundings. Okay, the universe is equal to system plus surroundings. तो system और surroundings दोनों मिला के पूरा universe बन जाता है. Entire universe is the system which is observed and the surroundings which is not the system. However, the entire universe other than the system is not affected by the changes taken place in the system. मतलब अब यह यूनिवर्स दूसरी गैलेक्सी तो अनअफेक्टेड होगी ना, कि आपके साइंस लैब में, आपके केमिस्ट्री लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उससे तो ज्यादा फर्क नहीं होगा। चाहे मान लो उस केमिस्ट्री लैब में जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है उसके वजह से आपके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सराउंडिंग्स कितना, आपके रूम के अंदर ही बस टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरे कंट्री में थोड़ी ना कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हम सराउंडिंग्स को थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। हाउएवर थ्योरेटिकली सराउंडिंग्स आपको मालूम है द एंटायर यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम। ठीक है, therefore for all practical purposes surroundings are the portion of the remaining universe which can interact with the system. Usually the region of space in the neighborhood of the system constitute the surroundings. ठीक है, नेबरहुड को ले लिया, मतलब जो मैं बता रहा था वो टेस्ट ट्यूब के नेबरहुड में क्या है, बस पूरा रूम है, तो उसको आपने सराउंडिंग्स ले लिया। बाकी टेस्ट ट्यूब जिसको आप एक्सपेरिमेंट, जिसको मेजर कर रहे हो, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, उसके पैरामीटर्स वगैरह को, उसको आपने सिस्टम ले लिया। ठीक है, दूसरा, अब आगे चलते हैं। जब ये सिस्टम और सराउंडिंग्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सिस्टम क्या है, द थिंग और द पार्ट विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, दैट इज द सिस्टम। जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम है, और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इज द सराउंडिंग्स। हाउएवर फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस द थिंग दैट यू आर मेजरिंग इज द सिस्टम, एंड द आसपास का जो सराउंडिंग्स है उसको सराउंडिंग्स ले लेते हैं, द नियर बाय सराउंडिंग्स, नॉट द एंटायर यूनिवर्स, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ओनली। ठीक है, for example, if we are studying the reaction between two substances A and B kept in a beaker, the beaker containing the reaction mixture is the system, and the room where the beaker is kept is the surroundings for practical purposes. Theoretically क्या होगा, beaker is the system and rest of the universe apart from beaker is the surroundings. ठीक है, यही है, ये इसी डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ये वाला देखो। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या है, पूरा रूम, और बीकर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिस्टम। तो यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सिस्टम है, जो पूरा रूम है, अपार्ट फ्रॉम दिस बीकर इज द सराउंडिंग्स। ठीक है, ओके, उसके आगे देखो, नोट दैट द सिस्टम में बी डिफाइंड बाय फिजिकल बाउंड्रीज। सिस्टम को आप फिजिकल बाउंड्रीज से डिफाइन करते हो। सिस्टम और सराउंडिंग्स को डिफर कैसे करोगे, कोई एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए ना, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। That boundary or that wall might not be physically मतलब फिजिकल एग्जिस्टिंग, वो एक इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है। वो आप इमेजिन कर लीजिए कि एक बाउंड्री है आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और वो फिजिकल बाउंड्री भी हो सकता है। ठीक है, दैट बाउंड्री मे बी रियल और मे बी फिक्शनल, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द बाउंड्री। तभी तो आप बता पाओगे ना कि सिस्टम क्या। आपसे कोई पूछेगा कि सिस्टम क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जो ओपन टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो आपका सिस्टम है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि वो तो खुला हुआ है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा एयर होगा, इसके बाहर भी एयर होगा, तो आपने डिफाइन कैसे किया, क्या क्लियर कट बाउंड्री कुछ डिफाइन की थी क्या? ठीक है, तो क्लियर कट बाउंड्री आप बताओगे कि सर जो बीकर का जो ऊपर वाला पोर्शन जो कि खुला हुआ है उसको मैंने एक बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री वहां पे मान लिया। ठीक है,
तो यहां से यहां तक एक इमेजिनरी बाउंड्री मैंने मान लिया, तो इसके अंदर जो भी है वो सिस्टम है और इसके बाहर जो भी है, उस इमेजिनरी बाउंड्री के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग्स है, वो आपने इमेजिनरी बाउंड्री मान लिया। सो बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी और फिजिकली रियल डिपेंडिंग ऑन कि तुमने सिस्टम किसको चुना और सराउंडिंग्स किसको चुना। ठीक है, it is necessary to think of a system as separated from the surroundings by some sort of wall which may be real or imaginary. The wall that separates the system from the surroundings is known as boundary. जो wall जो system और surroundings को separate करता है, जो partition जो कि real हो सकता है या imaginary हो सकता है। imaginary कब होगा? जब मुझे define करना हो कि system में क्या ले रहा हूँ exactly। अब system में अपने हाथ को के ऊपर जो मैंने ऐसे कर दिया, इसको अगर मैं system ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाहर की चीजों को मैं सराउंडिंग्स ले रहा हूँ, तो आसपास जो मैंने बाउंड्री सेट कर लिया वो एक इमेजिनरी बाउंड्री ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं एक्चुअल एक ऐसा यूट्यूब ले लूंगा, ठीक है, इफ आई टेक एक्चुअल यूट्यूब और उस ट्यूब में, उस यूट्यूब में, ठीक है, यू शेप ट्यूब में अगर मैंने ऊपर से कुछ कॉर्क वर्क डाल दिया, तो मैंने एक्चुअली एक फिजिकल बाउंड्री डिफाइन कर दी टू सेपरेट दिस सिस्टम जो कि इनसाइड द ट्यूब है फ्रॉम द सराउंडिंग जो कि आपका लैब है, आपका केमिस्ट्री का लैब है। ठीक है, और अगर ओपन यूट्यूब है तब तो बाउंड्री आपको इमेजिनरी खुद ही डिफाइन करनी पड़ेगी। ये बोलना चाह रहा है एकदम सीधे शब्दों में। ठीक है, आगे तो ये बाउंड्री की जरूरत क्यों पड़ी? अब बाउंड्री की जरूरत तभी पड़ी जब मुझे सिस्टम और सराउंडिंग्स को डिफरेंशिएट करना था। तभी तो पता चलेगा ना कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या निकल है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है। हो सकता है कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रही है, हो सकता है कि हीट सिस्टम से सराउंडिंग्स में निकल रहा है, हो सकता है सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें अगर डिफरेंशिएट करनी है, इसको ट्रैक करना है, तभी तो जरूरत है ना आपको, तभी तो बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा ना। वही चीज है, दिस इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम एग्जैक्टली। पहला सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम बोला हुआ है ओपन सिस्टम। ठीक है, in an open system there is exchange of energy and matter between the system and surroundings। दो चीजें होती हैं इस यूनिवर्स में, एक है एनर्जी, दूसरा है मैटर। ऑफ कोर्स मैटर एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, बट क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री है तो हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि मैटर अलग है और एनर्जी अलग है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास और विच हैज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको मैटर बोल देंगे। और एनर्जी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। एनर्जी इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, like heat energy, like chemical energy, like your potential energy, kinetic energy. It is not something which can be calculated or not something which can be touched। एनर्जी को आप छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हो। ठीक है, तो अब एनर्जी और मैटर जिस सिस्टम और सराउंडिंग्स में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब कि उस सिस्टम से सराउंडिंग्स में या सराउंडिंग से सिस्टम में, या तो फिर मैटर मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स आ जा सकता है इजीली, या फिर एनर्जी मतलब सराउंडिंग से कोई एनर्जी सिस्टम में घुस गई, या सिस्टम की कुछ एनर्जी सराउंडिंग्स में चली गई। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं तब इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। मतलब बोथ द एक्सचेंज ऑफ मैटर एनर्जी इज पॉसिबल इन दिस सिस्टम, देन दिस इज नोन एज एन ओपन सिस्टम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर। जरा ओपन बीकर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। ये देखो, ये ओपन बीकर है, खुला हुआ है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ भी हो रहा है, जो भी है इस ओपन बीकर में कुछ रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं। ये तुम्हारा केमिस्ट्री का लैब है जहाँ पे तुम लोग होगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सराउंडिंग्स, ये तुम्हारा हो गया सिस्टम। अब इस लैब से हो सकता है कि कोई पार्टिकल्स वगैरह केमिकल रिएक्शन के बाद निकल करके सराउंडिंग्स में चली जाए, तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सराउंडिंग्स में चले जाए। मतलब हीट भी, मतलब कि हीट तो एक एनर्जी का फॉर्म है, तो हीट भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो खुला मतलब इजी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड सराउंडिंग ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कंस्टिट्यूट्स एन ओपन सिस्टम। ऑफ कोर्स ये ओपन है क्योंकि ये खुला बीकर है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एन ओपन सिस्टम। सेकेंडली, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम मतलब कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। Closed system is not an isolated system. Now you will understand what is an isolated system and what is a closed system. ठीक है, in the closed
system, no exchange of matter, but exchange of energy is possible between system and the surroundings. बात समझ में तो आ गई होगी अभी तक जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैटर एक्सचेंज नहीं करने दे रहा, वो मैटर वो अलाउ नहीं कर रहा चेंज करने को। जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर जितने भी टोटल मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो निकल के बाहर जा नहीं सकते हैं सराउंडिंग्स में, या सराउंडिंग्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो सिस्टम में आ नहीं सकते हैं। मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, हाउएवर एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी निकल सकता है तुम्हारे सिस्टम से, सराउंडिंग्स में जा सकता है, या फिर एनर्जी तुम्हारे सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है। ठीक है, ये वाली चीज है, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में? ऑफ कोर्स हीट एनर्जी। जैसे कोई मान लो तुमने एक क्लोज्ड यूट्यूब, जो मैंने कहा ना क्लोज्ड यूट्यूब ले लिया, ठीक है, उसमें अगर तुमने उसके जो वॉल्स हैं उसको थर्मली इंसुलेटिंग नहीं बनाया है, मतलब थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स बनाया है तुमने उसमें। ठीक है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, जैसे कि देख लो, एक बीकर लो तुम ऐसे, ठीक है, इस बीकर को तुम कवर कर दो, इसमें कुछ भी तुम केमिकल रिएक्शन करो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें, ये तुम्हारे सराउंडिंग्स हो गया, तुम्हारा जो साइंस का लैब है वो तुम्हारा सराउंडिंग्स हो गया। ठीक है, अब क्योंकि तुमने इस बीकर को क्लोज कर दिया है तो इसके मॉलिक्यूल्स तो बाहर जा नहीं सकते हैं, या बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ नहीं सकते हैं, वो चीज तो प्रोहिबिटेड है। हाउएवर जो इसके लाइनिंग्स है या जो इसके वॉल्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये थर्मली कंडक्टिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं। थर्मली कंडक्टिंग मतलब कि हीट को अलाउ कर देंगे अंदर आने या बाहर जाने के लिए। तो मान लो थर्मली कंडक्टिंग वॉल से जो है तुम्हारा हीट एनर्जी फ्लो करने लग गया, जो हीट है तुम्हारा थोड़ा सा बाहर आ गया सिस्टम से सराउंडिंग्स में, या सराउंडिंग से सिस्टम में, जैसे भी। ठीक है, तो इसमें क्या निकला? एनर्जी बाहर निकल गया ना, सिस्टम से सराउंडिंग्स में एनर्जी बाहर चली गई, एक्सचेंज हो गया एनर्जी का। लेकिन मैटर एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ। मॉलिक्यूल कोई भी एक बाहर निकला? नहीं निकला। तो ये जो एनक्लोज्ड बीकर विथ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम मतलब क्लोज्ड ओनली फॉर मैटर बट नॉट फॉर एनर्जी, ओपन फॉर एनर्जी। ठीक है, तो यही है क्लोज सिस्टम आपका। इन अ क्लोज सिस्टम there is no exchange of energy of matter, but exchange of energy is possible between system and the surroundings. The presence of reactants in a closed vessel made up of a conducting material, बोला यही बोल रहा है, made up of a conducting material. Example copper or steel is an example of a closed system. थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल बना दो वॉल्स में, बीकर के वॉल्स को थर्मली कंडक्टिंग बना दो, तो एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो तो एक्सचेंज हो सकती है, क्योंकि वो कंडक्टिंग है। हीट कंडक्टिंग है तो हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने देगा वो। तो दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड सिस्टम। ओके, तीसरा आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप इस फिगर से भी समझ सकते हो, ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और हीट और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। देख रहे हैं, इसमें देखिए क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम, जो तीसरा सिस्टम जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, दोनों चीजें एकदम स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, बोथ द थिंग्स विल स्टॉप देयर विद इन द सिस्टम, इट कैन नॉट बी एक्सचेंज। यही चीज हम आगे पढ़ रहे हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में अब ना मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है ना एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, आप बोलोगे जब आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। अरे भाई, जब उसकी एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हो सकती अपने सराउंडिंग से, तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी फिक्स होगी कि नहीं होगी? उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं होगी टाइम के साथ, क्योंकि वो एक्सचेंज ही नहीं हो सकती है। एनर्जी वो बाहर ना दे सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिस चीज की एनर्जी, एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी एंड मैटर इज फिक्स्ड एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम, इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज करेक्ट। एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्योंकि एनर्जी या मैटर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की मैटर और एनर्जी फिक्स होती है एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि चेंज करने के लिए उसको आदान प्रदान तो करना पड़ेगा ना। जब हो ही नहीं रहा है तो चेंज कहां से होगा वो? ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच वी विल स्टडी। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम को तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो? ठीक है,
the presence of reactants in a thermos flask or any other closed insulated vessel, heat insulated vessel, जैसे कि मैंने जो बीकर बनाया था अभी उसके जगह मान के चलो कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं अंदर में, इसको मैंने बंद कर दिया है और अब जो इसके वॉल्स हैं, चाहे ये वाला वॉल हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली थर्मली इंसुलेटिंग नेचर का है वो, मतलब इट डज नॉट अलाउ एनर्जी, हीट एनर्जी टू फ्लो आउट एंड विद इन, ठीक है, वो हीट एनर्जी को आने जाने नहीं देगा। जैसे थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क आइडियली 100% हीट को रोक नहीं पाता, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक थर्मस फ्लास्क जो है वो बाहर के हीट को बाहर, मतलब हीट को बाहर जाने नहीं देता। इसीलिए थर्मस फ्लास्क में हम लोग बहुत सारी गर्म चीज को रख सकते हैं, तो घंटों घंटों वो चीज गर्म रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन के बाद आप खोल के देखोगे तो वो चीज गर्म ही रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि आइडियली एक 100% परफेक्टली इंसुलेटिंग सिस्टम बनाना इज एक्सट्रीमली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, देयर वुड बी सम ग्लिचेस, ठीक है। तो इंसुलेटेड सिस्टम समझ में आ गया कि उसकी एनर्जी और उसका मैटर नहीं जा सकता बाहर, और एग्जांपल भी समझ में आ गया, एक ऐसा क्लोज्ड बीकर ले लो जिसके वॉल्स थर्मली इंसुलेटिंग नेचर के हैं, वो हीट एनर्जी को फ्लो ही नहीं करने देंगे। नाउ दैट्स इट, एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं आगे द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ अ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स क्या है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि कंट्रोल सिस्टम जो है आप लोगों को मतलब जो इंजीनियरिंग करेंगे उनको कंट्रोल सिस्टम बहुत ऑलमोस्ट सारे के सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस में रहता है, बट वो और मेडिकल में भी कभी कभी वो कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मतलब पढ़ा देते हैं, ठीक है, बट अभी उसका उतना कंसेप्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्टेट और स्टेट वेरिएबल्स, तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मतलब दर्शाया है, हालांकि कंट्रोल सिस्टम के रिस्पेक्ट में नहीं, थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब उसको पढ़ते क्या बोल रहा है ये, द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड in order to make any useful calculations by specifying quantitatively, not qualitatively, quantitatively मतलब उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करेगा वो, किस चीज की वैल्यू, 4 चीजों की। क्या देखा था हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, 4 थिंग्स, P, V, T, N पढ़ा था हम लोगों ने। PV इज इक्वल टू NRT को हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, PV इज इक्वल टू NRT को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये 4 चीजों का क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये स्टेट ऑफ सिस्टम में हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स के केस में क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, वो एक डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। मैकेनिक्स में किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो, हम उसको डिफाइन करते हैं उसके पोजीशन से और उसकी वेलोसिटी से, वो अभी कहां पर एग्जैक्टली है और उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। पोजीशन एंड वेलोसिटी आर द 2 पैरामीटर्स व्हिच डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन मैकेनिक्स, वेदर इट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एनी अदर मैकेनिक्स, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में state of a system is much easier. State of a system is not as complicated and does not require something like position and velocity. That requires something else. And what does it require? ठीक है, it does not need detailed knowledge of motion of each particle because we deal with average measurable properties. ऐसे properties जो on an average measure किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल दे सकते हैं। और मैंने तुम लोग को लिख दिया ऊपर में क्या क्या है वो चीजें। स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है और नंबर ऑफ मोल्स या फिर क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड विद इन दैट सिस्टम, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस उसको बोल सकते हैं, ये 4 पैरामीटर्स को थर्मोडायनेमिक्स में। समझ में आ गई बात। उसके आगे द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक्स को हम किस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नहीं पढ़ते हैं, वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स ऑन अ माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल, ठीक है। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस बाय कोटिंग द प्रेशर, बाय कोटिंग द वॉल्यूम, बाय कोटिंग द टेम्परेचर एंड बाय कोटिंग द अमाउंट, ठीक है। एंड वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस, ठीक है।
अब क्या है, ये स्टेट वेरिएबल्स क्यों हैं? What is the meaning of state variables? To be very precise, state variables are those variables which only depend on initial and final state of the system and does not depend on the path through which the state change has been done. मतलब वो किसी भी तरीके से स्टेट में चेंज हो सकता है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर में, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम में, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर में, इनिशियल फाइनल नंबर ऑफ मोल्स में। किस पाथ से चेंज हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता, बस उसको इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स की वैल्यूज से कंसर्न है, बस उसी से मतलब है। जो इनिशियल स्टेट था उसके पैरामीटर्स क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स के। जो फाइनल, जो चेंज होने के बाद, स्टेट चेंज होने के बाद प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, उससे मतलब है उसको, बस ओनली इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू से मतलब है, तो पाथ ऑफ चेंज से कोई मतलब नहीं है। हेंस दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। This is a proper definition of state variable or a state function. And which things can qualify as a state variable or a state function in thermodynamics? Thermodynamics में कौन-कौन से such state variables हो सकते हैं? सिर्फ 4: pressure, volume, temperature and number of moles. ठीक? चलो अब आगे देखते हैं। In order to completely define the state of a system, it is not necessary to define all the properties of system, as only a certain number of properties can be varied independently. This number depends on the nature of the system. Once these minimum number of macroscopic properties are fixed, others automatically have definite values. ठीक है, अब इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी को पता है, तो बाकी जो प्रॉपर्टी है सिस्टम के, जो भी आप कंसिडर करोगे उसके अलावा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। इसलिए ये 4 जो स्टेट वेरिएबल बताए यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मैटर नहीं करता, क्योंकि ये 4 पैरामीटर्स तुमने सेट कर दिए तो बाकी पूरे स्टेट के बाकी सारे प्रॉपर्टीज को भी आप डिफाइन कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ थिंग्स कंप्लीट कैन नेवर बी स्पेसिफाइड। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट नेसेसरी। Of course, state of surroundings क्या है? The entire universe except the system. अब पूरे के पूरे सराउंडिंग्स के स्टेट को तुम क्या स्पेसिफाई करोगे? उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो हर मतलब हर प्लेस से, हर ज्योग्राफी के हिसाब से बदल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज तुम पूरा स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। और थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग्स का स्टेट जनरली ज्यादा काम का नहीं होता, हम सिर्फ सिस्टम के स्टेट की ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? ठीक है, मैंने कहा था ना 4 पैरामीटर्स अगर आपने डिफाइन कर दिए तो इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन है। एक 5वां पैरामीटर जो आ रहा है अपने आप डिफाइन करने के लिए, अब वो क्या चीज है? When we talk about our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represents total energy of the system. ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब सारा कंप्लीट एनर्जी, वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, वो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, वो तुम्हारा हीट एनर्जी भी हो सकता है, वो तुम्हारा केमिकल एनर्जी भी हो सकता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी, उस सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी पॉसिबल है सबको ऐड कर दो, और द सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, समझ में आ गया ना? जितनी भी एनर्जी है, एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर वाली एनर्जी जो अभी हम लोग सरफेस एनर्जी पढ़ रहे थे अभी फिजिक्स में हम लोग। ठीक है, तो जितने भी टाइप ऑफ एनर्जीज पॉसिबल हैं, चाहे न्यूक्लियर ही एनर्जी पकड़ लो तुम, उसके एटम्स की, तो सारे एनर्जीज का सम कर दोगे उस सिस्टम में, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंक्लूडिंग हीट एनर्जी। तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को सिर्फ हीट एनर्जी मत समझो, इंटरनल एनर्जी इज ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग हीट एनर्जी। सारे टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ सिस्टम को ऐड करोगे, जैसे कि मैं अभी मेरे बॉडी के अंदर अभी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एटम्स वगैरह मूव कर रहे हैं, तो उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। मेरे बॉडी की अपनी खुद की एक प्रेशर एनर्जी है, मेरे बॉडी का खुद का टेम्परेचर है तो उसकी हीट एनर्जी है। तो अगर मैं अपने बॉडी को एक सिस्टम लूं तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल माय हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फलाना एनर्जी, ढिकाना एनर्जी, सब कुछ। ठीक है,
So in thermodynamics, we call it internal energy, which is denoted by U. U is the total energy, which is known as internal energy of the system, right? Okay. So this internal energy will change when? अब एनर्जी चेंज कब हो सकता है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कब चेंज हो सकती है? व्हेन हीट पासेस, थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें, व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जैसे मेरे बॉडी में, अगर मेरे बॉडी से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, जैसे मान लो मुझे फीवर था, तो अगर मैं जो मेरी फीवर है, अगर सराउंडिंग्स में जाइए तो हीट निकल रहा है मेरे बॉडी से, ठीक है, तो उस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो पा रहा है। दूसरा, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, ठीक है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ सराउंडिंग्स में, तो मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। इफ आई एम डूइंग वर्क, देन माय इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज, एंड जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि सराउंडिंग्स की इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगी। अगर सराउंडिंग्स मेरे पर वर्क करेगा तो सराउंडिंग्स की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जिस पर वर्क हो रहा है मतलब कि मैं, तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यही होता है। मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। अभी तक तो सिर्फ दो चीजें हमने देखी थी कि एनर्जी और मैटर, ठीक है, दो ही चीजें हैं बस। तो एनर्जी सिर्फ दो तरीके से इन्होंने बताया कि चेंज हो सकता है, या तो फिर अब वर्क डन कर दीजिए सिस्टम पे, या फिर सिस्टम वर्क डन करे आप पे, या तो फिर हीट एनर्जी आपसे निकल जाए बाहर सराउंडिंग्स में, या तो फिर सराउंडिंग से हीट एनर्जी पर आ जाए। तो इन दोनों केसेस में एनर्जी चेंज होने का चांसेस है, इंटरनल एनर्जी। और तीसरा क्या है, अगर मैटर ही निकल जाए आपके बॉडी से, मान लो मैंने अपने बॉडी से कुछ चीज वॉमिट आउट कर दिया, तो मेरे बॉडी के अंदर से कुछ मैटर बाहर निकल आया, सराउंडिंग्स में चला गया, ठीक है, या फिर मैंने कोई मेरे रूम में रखा हुआ मान लो चिप्स का पैकेट पूरा खा गया, तो मैं सराउंडिंग्स की चीज के मैटर को मैंने अपने बॉडी में डाल दिया, तो मेरे बॉडी का इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। जो ऑफकोर्स तुम कुछ खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आती है कि नहीं आती है, तो तुम्हारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है ना, बस दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं प्रिसाइजली कि वर्क और हीट और मैटर एक्सचेंज से कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। अभी तो खाली ये बताया कि चेंज हो सकती है। कौन से 3 तरीके बताए इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के? या तो फिर हीट को एक्सचेंज करो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, या फिर सिस्टम वर्क डन करे या सराउंडिंग्स वर्क डन करे सिस्टम पे। आइदर सिस्टम डज द वर्क ऑन द सराउंडिंग्स और सराउंडिंग डज द वर्क ऑन द सिस्टम, तो उससे भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तीसरा क्या, मैटर। अगर मैटर सिस्टम से सराउंडिंग्स में निकल जाए या सराउंडिंग्स से सिस्टम के अंदर आ जाए, मैटर एक्सचेंज, उससे भी आपका बेसिकली इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है सिस्टम का, ठीक है। अब देखते हैं वर्क के बारे में। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग सम वर्क। We take a system containing some quantity of water in a thermos flask or in an insulated beaker, ठीक है। इंसुलेटेड बीकर का मतलब तुम यही समझ जाओ, थर्मस फ्लास्क का मतलब क्या है, इंसुलेटेड बीकर तुमने ले लिया है, ठीक है, इसका मतलब तुम यही समझ जाओ कि हीट एनर्जी तो फ्लो नहीं हो सकती उसमें से, है कि नहीं। जब कोई चीज थर्मली इंसुलेटिंग हो गया, वहां से हीट एनर्जी तो निकल नहीं सकता, ये तो बात कंफर्म है ना। तो अब इंटरनल एनर्जी को तुम कैसे चेंज करोगे? अगर हीट एनर्जी तुम में से निकल नहीं सकता, तो इंटरनल एनर्जी को तुम कैसे चेंज करोगे? ठीक है, हम बताते हैं कैसे चेंज करेंगे। देखिए, मान लो मुझे समझ लो सिस्टम, ठीक है, और इस रूम को समझ लो तुम सराउंडिंग्स। इफ यू कैन व्यू माय वीडियो, तुम वीडियो भी शायद देख पा रहे होगे मुझे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक ऐसा रेनकोट पहन लिया जो कि थर्मली इंसुलेटिंग है, तो ना मैं हीट एनर्जी को बाहर ले जा सकता हूं, अपनी हीट एनर्जी को, ना मैं बाहर के हीट एनर्जी को अंदर ला सकता हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने जोर जोर से डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसे 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 मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रेनकोट पहना हुआ, तो हीट एनर्जी जो चेंज नहीं हो रही। मैंने वर्क किया किस पे? सराउंडिंग्स पे, तो मेरी एनर्जी कम हुई, मेरी इंटरनल एनर्जी कम हो गई ना, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, और सराउंडिंग्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई क्योंकि उस पर वर्क हो रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हीट एनर्जी चेंज हुआ क्या? मेरे में से हीट एनर्जी निकली या सराउंडिंग से मेरे पास आई क्या? नहीं, क्योंकि मैंने एक ऐसा रेनकोट पहन रखा था जिससे जो कि थर्मली इंसुलेटिंग है। बट क्योंकि रेनकोट पहनने के बाद भी आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है, सो माय इंटरनल एनर्जी विल रिड्यूस बिकॉज आई एम डूइंग द वर्क, and surroundings internal energy will increase because work is done on the surroundings, ठीक है।
तो बात समझ में आ गई कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ हीट के ट्रांसफर पे डिपेंड नहीं करता, वो वर्क डन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक, ऐसे प्रोसेसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। दोस प्रोसेसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और सराउंडिंग्स चेंजेस विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, these are known as adiabatic processes। समझ में आ गया एडियाबैटिक। ठीक है, देखो, सो वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग एक इंसुलेटेड बीकर ले लिया, ऑफ कोर्स हीट एनर्जी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, and surroundings to the boundary, and we call this type of system as adiabatic. This would not allow exchange of heat. The manner in which the state of such a system may be changed will be adiabatic process. तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के प्रोसेस को विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and surroundings. Here, the wall separating the system and surroundings is known as adiabatic wall. ठीक है, एडियाबैटिक वॉल मतलब कि जैसे कि ये थर्मल इंसुलेटिंग आपने बना दिया, तो बाउंड्री जो मैंने सेट कर दिया, ये जो बाउंड्री जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एडियाबैटिक बाउंड्री या एडियाबैटिक वॉल हो गया है। ठीक है, अब भाई साहब इसमें से हीट एनर्जी तो निकलने से रहा, तो अगर ये वर्क डन करेगा सराउंडिंग्स पे ये सिस्टम, या तो फिर सिस्टम इस पे वर्क डन करेगा, तभी इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, क्योंकि हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होने से रहा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, बस तुम ये समझ लो। ठीक है, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग सम वर्क। अब मैं इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज कर रहा हूं बाय डूइंग सम वर्क ऑन सिस्टम। ठीक है, अब वर्क दो तरीके से कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, दो तरीके से यू कैन डू वर्क टू वेज। फर्स्ट, नंबर वन, कि आप, जब मैं कर रहा था वर्क कुछ मैकेनिकल तरीके से, ठीक है, मैंने रेनकोट पहना हुआ है, अभी भी थर्मली इंसुलेटिंग हूं मैं, बट आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम, सो मेरी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, बट डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। ठीक है, सो मैकेनिकल वर्क लाइक रोटेटिंग द सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स, जैसे कि तुमने बीकर को रोटेट कर दिया बहुत तेजी से, स्पीड से, तो तुम उस पर वर्क कर रहे हो नेचुरली, तुमने उसको रोटेट किया है, फोर्स अप्लाई किया है, मोशन हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। अब सराउंडिंग्स उस वर्क डन कर रहा है, तो भाई साहब तो सराउंडिंग्स का जो इंटरनली है वो कम हो जाएगा, और जिसपे वर्क डन किया है, मतलब कि जो सिस्टम है, जो बीकर है जिसपे वर्क डन हुआ, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, तो मान लो अब इसके इंटरनल एनर्जी को तो बढ़ा दिया आपने, उस इंटरनल एनर्जी के साथ साथ उसके बाकी स्टेट वेरिएबल्स भी चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसका जो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस वे के थ्रू मान लो इनिशियली, मान लो ए है, इनिशियली उसका स्टेट ऑफ सिस्टम को ए से रिप्रेजेंट करूं, वर्क करने के बाद उसको बी से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, इनिशियली इसकी इंटरनल एनर्जी यू ए है, फाइनल इंटरनल एनर्जी आफ्टर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन दिस बीकर बाय रोटेट, ठीक है, यू बी। तो चेंज किया फाइनल एंड इनिशियल। ठीक है, अब इनिशियली मान लो उसका स्टेट वेरिएबल है टेम्परेचर, मान लो कौन स्टेट वेरिएबल ले लिया मैंने, टेम्परेचर, तो टीए ले लो। ठीक है, आफ्टर डूइंग द वर्क उसकी इंटरनल एनर्जी तो चेंज हुई, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया, टीबी। तो जो तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर आया वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, हीट एनर्जी तो निकली नहीं, तो इसका टेम्परेचर क्यों चेंज हुआ? अरे हो सकता है चेंज, जरूरी थोड़ी है कि टेम्परेचर चेंज सिर्फ वर्क डन की हीट एनर्जी के ट्रांसफर से होगा, वर्क डन से भी हो सकता है, वर्क डन से भी हो सकता है। मान लो मेरी अभी टेम्परेचर है 100, अब मैंने वर्क डन किया, ठीक है, सराउंडिंग्स पे, और मैंने रेनकोट पहना हुआ थर्मल इंसुलेटिंग। ठीक है, अब मेरी टेम्परेचर अब गिर गई 99 पे, और सराउंडिंग्स की टेम्परेचर थी इनिशियली 100, अब वो 101 हो गई। अब समझ में आ गया कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हीट जो टेम्परेचर चेंज है वो सिर्फ हीट एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, वो वर्क डन पे भी डिपेंड करता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जहां पर तुम हीट एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करा सकते हो, सिर्फ वर्क डन के थ्रू भी तुम उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एनी अदर पैरामीटर्स, एनी अदर स्टेट वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, विदाउट चेंजिंग
द हीट विदाउट एक्सचेंजिंग द हीट, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक। और क्या प्रोसेस लगेगा उसमें? वर्क डन से। या तो फिर तुम, मैंने बताया ना 3 तरीके थे भाई, या तो फिर तुम वर्क डन कर दो, या तो फिर उसकी हीट एनर्जी को एक्सचेंज करने दो, या तो फिर मैटर को ही एक्सचेंज कर दो। मतलब कि तुम अपने बॉडी से, मालूम है सिस्टम हूं तो मैंने अपने बॉडी से कुछ वॉमिट कर लिया और बाहर की चीज को मैंने खा लिया, तो मैटर को मैं एक्सचेंज करने दे रहा हूं। उससे भी इसके स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकता है। ठीक है, राइट। आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका है। सो आप ये सोचना कि सिर्फ हीट एनर्जी अगर फिक्स है, थर्मस फ्लास्क में तुमने लगा दिया तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहना जरूरी नहीं है। अगर उस थर्मस फ्लास्क ने वर्क कर दिया सराउंडिंग्स पे, या थर्मस फ्लास्क पर सराउंडिंग्स में कोई वर्क कर दिया, तो भी उसके अंदर का टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है। ठीक है, सिर्फ हीट एनर्जी के एक्सचेंज से ही नहीं चेंज हो सकता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा तरीका, वर्क डन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो 2 तरीके इन्होंने बता रखे हैं। पहला तो मैकेनिकल तरीका था कि तुम कुछ वर्क करो मैकेनिकल तरीके से, या फिर उसको रोटेट कर दो। दूसरा तरीका इलेक्ट्रिकली। अब भाई जो चीज थर्मली इंसुलेटिंग है, जरूरी थोड़ी कि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग भी हो। जो चीज थर्मली इंसुलेटिंग है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, और जो चीज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग है वो थर्मली कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर डिफरेंट एंड थर्मल इंसुलेटर्स आर डिफरेंट। थर्मस फ्लास्क में भी अ गुड हीट इंसुलेटर, वो हीट एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करने देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो आने जाने दे सकता है ना। इट इज नॉट अ परफेक्ट 100% गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे करोगे तुम? इमर्शन रॉड लगा दो उस पर, तो इमर्शन रॉड में तो क्या हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इमर्शन रॉड में, तो वही इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तुम्हारे बीकर के अंदर, जो थर्मस फ्लास्क से, जो थर्मस फ्लास्क के अंदर, और वो सिटी गई, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी घुस गई सिस्टम में। ठीक है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया और सराउंडिंग्स का घट गया। ठीक है, कैसे घटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो के वजह से। लेकिन वो तो थर्मस फ्लास्क था, उसमें तो हीट एनर्जी जा ही नहीं सकती। तो मैंने कब बोला हीट एनर्जी गई? एनर्जी गई इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, क्योंकि वो भले से थर्मली इंसुलेटिंग था लेकिन वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग निकला। ठीक है, तो इस तरीके से भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, राइट। चलो, तो यही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमारे भाई साहब जूल ने। ठीक है, जूल एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे हीट का जो एसआई यूनिट है जूल, वो मतलब बेस्ड है। ठीक है, so in fact the experiments in the above manner were done by J.J. Joule between 1840 to 1850, and he was able to show that a given amount of work done on the system, no matter how it was done, irrespective of the path produced, how it was done irrespective of the path produced, the same change of state as measured by the change in temperature of the system। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई पाथ से उसको लेना देना नहीं है। ठीक है, it does not care about the path। ठीक है, ऑल इट केयर्स इज अबाउट द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंड स्टेट के क्या क्या वेरिएबल्स या पैरामीटर्स हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सो इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू डिफाइन अ क्वांटिटी द इंटरनल एनर्जी यू, whose value is a characteristic state of a system whereby the adiabatic work WAD required to bring about a change in the state is equal to the difference between the U in one state and that between the other state। ठीक है, therefore the internal energy U is also a state function। इतना देर तक खाली यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ही एक स्टेट वेरिएबल नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि इस एडियाबैटिक के थ्रू आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया है। अब एडियाबैटिक बेसिकली कौन सा प्रोसेस था? इस एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है, इंसुलेटिंग था, थर्मली है, तो इसमें हीट एनर्जी फ्लो हो सकता था क्या? नहीं। हीट एनर्जी फ्लो हो सकता था? नहीं। क्या हो सकता था? वर्क डन। वर्क डन के थ्रू इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती थी कि नहीं? ठीक है ना। तो अगर मान लो इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू ए है, फाइनल यू बी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन। और ये वर्क कौन से टाइप का वर्क है? ये उस टाइप का वर्क है जिसमें हीट एनर्जी चेंज नहीं करने दे रहा है, ये एडियाबैटिक वर्क है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस वाला वर्क है। WAD, AD स्टैंड्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस अगेन इट मींस दैट प्रोसेस जहां पर इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन वर्क डन विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। मतलब कि दिस इज थर्मली इंसुलेटिंग। ये जो सिस्टम था ये थर्मली इंसुलेटिंग था, थर्मल इंसुलेटर, इसीलिए हीट एनर्जी को तो चेंज नहीं करने दे रहा है, ये हीट का एक्सचेंज नहीं करने देगा, वो वर्क को चेंज करने दे सकता है। तो वर्क कौन सा वर्क है? ये एडियाबैटिक वर्क हो गया। यही चीज है, बस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है वो नीचे में, ठीक है। यही चीज देखो, U2 - U1 इज इक्वल टू WAD। ठीक है, अब आगे बैक कन्वेंशंस ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब IUPAC कन्वेंशन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लगता, IUPAC तुम्हारा इन जनरल बहुत जगह पे, थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ IUPAC सिस्टम है या IUPAC का कन्वेंशन है। उसने वर्क डन इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस को बताया। उसने बताया कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। एक कन्वेंशन की जरूरत थी ना, मतलब अगर मान लो कि सिस्टम ने वर्क डन किया तो उस वर्क डन को WAD या एडियाबैटिक वर्क डन को मैं पॉजिटिव मानूं कि नेगेटिव मानूं। मान लो सराउंडिंग्स ने वर्क किया सिस्टम पे, तो उसको पॉजिटिव मानूं कि उसको नेगेटिव मानूं। तो कुछ एक पैरामीटर बताना पड़ेगा ना कि पॉजिटिव वर्क डन क्या है और नेगेटिव वर्क डन क्या है कि नहीं। तो ये वही चीज बताता है, IUPAC नोमेनक्लेचर वही बताता है। वो बोलता है WAD is positive when work is done on the system and the internal energy of the system increases. ठीक है, when work is done on the system and WAD is negative, work done is negative when the internal energy of the system decreases or work is done by the system. अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मान लो I am a system and this room is the surroundings, ठीक है। If the surrounding does work on me, if the surrounding does work on me and my internal energy increases, then the WAD is positive. Adiabatic work done is positive. मतलब work done is positive if surrounding does the work on the system. On the contrary, if I am doing a work on the surroundings and my internal energy decreases, then this WAD, adiabatic work done, is negative. It means if the system does work on the surroundings so that the internal system decreases, then that work done will be negative. तो पॉजिटिव वर्क डन क्या है? जो सराउंडिंग्स करता है सिस्टम पे। नेगेटिव वर्क क्या है? जो सिस्टम वर्क डन करता है सराउंडिंग्स पे, ठीक है। Can you name some other familiar state functions? Some of the other familiar state functions are volume, pressure and temperature. PV is equal to nRT, वही वाला उठा लिया, number of moles भी होता है। For example, if we bring a change in the temperature of a system from 25 to 35 degree centigrade, the change in temperature कितना हो गया? plus 10 degree हो गया। 35 फाइनल टेम्परेचर था, 25 इनिशियल टेम्परेचर था। तो whether we go straight up to 35 डिग्री, चाहे तुम 25 से 35 डायरेक्ट चले जाओ या फिर 25 से तुम 0 डिग्री से जाओ फिर 0 से 35 चले जाओ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको खाली इनिशियल और फाइनल से मतलब है, इसीलिए वो स्टेट वेरिएबल है। उसको पाथ से मतलब नहीं है, चाहे तुम 25 से 0 से होकर के फिर 35 जाओ, चाहे तुम 25 से -270 डिग्री होकर के 35 जाओ, चाहे तुम 25 से सीधे 35 पे जाओ, ठीक है। उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है, ठीक है। Thus T is a state function again. टेम्परेचर फाइनल और इनिशियली इंपॉर्टेंट होता है, पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है। That's why temperature is also a state variable like pressure, like volume, like number of moles, like internal energy, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पर एक स्टार में लिखा गया है कि पहले भाई साहब
जो सराउंडिंग जो सिस्टम पे जो वर्क डन करता था उसको नेगेटिव मानते थे और सिस्टम जो वर्क डन करता था उसको पॉजिटिव मानते थे, जो कि अब रिवर्स हो चुका है। अब सराउंडिंग जो सिस्टम पर करता है तब वर्क डन पॉजिटिव है, और सिस्टम अगर सराउंडिंग्स पर वर्क डन करता है तो वो वर्क डन नेगेटिव है। ये आज का लेटेस्ट स्टैंडर्ड आईयूपैक कन्वेंशन है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। So it does not depend upon the route taken, it just depends upon initial and final values. Volume of water in a pond is also a state function. कैसे भाई? अब volume कैसे state function है? Because the change in volume is independent of the route by which the water is filled up in the pond. अब मान लो कि volume of water in a pond increase हो गया, इनिशियली V1 था, फिर बाद में इंक्रीज होकर V2 हो गया, तो उसको लेना देना ही नहीं है, उसको कोई प्रोसेस से मतलब नहीं है कि वो रेनफॉल की वजह से हुआ, कि पॉन्ड में आपने आर्टिफिशियली आपने पानी डाल दिया, कुछ भी करा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, पाथ से मतलब नहीं है, प्रोसेस से मतलब नहीं है, बस इनिशियल और फाइनल वैल्यूज से मतलब है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स और जैसे कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे, अभी और भी स्टेट फंक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। अब आ गया हीट। पहला तो पता चल गया प्रोसेस कि विदाउट चेंज इन हीट एनर्जी, विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, आप मियरली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन के बेसिस से ही आप इंटरनल एनर्जी सिस्टम के चेंज कर पा रहे थे। उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? एडियाबैटिक। अब क्या हो गया? अब दूसरा प्रोसेस आ गया कि जिसमें आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, आप हीट एनर्जी को चेंज करने दो। आप थर्मली इंसुलेटिंग, अब मैंने रेनकोट उतार दिया, ठीक है, अब नाउ आई एम ओपन, ठीक है, नाउ बट स्टिल आई एम अ क्लोज्ड सिस्टम सच दैट कि मैं मैटर को चेंज नहीं करने दे रहा, मैं सिर्फ हीट एनर्जी को चेंज करने दे रहा हूं। आई एम नॉट थर्मली इंसुलेटिंग, ठीक है, बट स्टिल मेरा मैटर फिक्स है, मेरे अंदर का मैटर फिक्स है, सराउंडिंग्स का मैटर फिक्स है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। वर्क डन ना मैं कर रहा हूं, मैं भी शांत हूं और सराउंडिंग्स भी शांत है, सराउंडिंग्स भी मेरे पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा, मेरे और सराउंडिंग्स के बीच में सिर्फ हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। उससे भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, मेरी और सराउंडिंग्स की, ठीक है। सो वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स विदाउट वर्क डन। वर्क डन की जरूरत क्या है? वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि थर्मली इंसुलेटिंग नहीं हो तो सिर्फ हीट एनर्जी के आदान प्रदान से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये वही चीज है। दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट, है ना। जो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पर जो चेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है वो हीट एनर्जी है, ठीक है। लेट अस कंसीडर, अब हीट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो खाली दो ही चीज है यार इंटरनल एनर्जी में, एक वर्क डन, दूसरा हीट। वर्क डन हीट, वर्क डन हीट, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ दो चीजों के वजह से हो सकता है, या तो फिर वर्क डन जो एडियाबैटिक वर्क डन था विदाउट हीट, या फिर हीट क्यू, स्मॉल क्यू, यही दो के वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तीसरा क्या था? मैटर को ही चेंज कर दो, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी हम खाली दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक तो एडियाबैटिक वर्क डन, मतलब अगर हीट एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है तब तो वर्क डन के थ्रू हो सकता है, और अगर आप वर्क डन नहीं करना चाहते हो तो हीट एनर्जी के थ्रू आदान प्रदान से आप सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो, और उस हीट को हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को याद रखना जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और यही काम आने वाला आगे, ठीक है। Let us consider bringing about some change in temperature, initial or final states as before in section 6.4 1.4a by transfer of heat through the thermally conducting walls। आ गया थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, आ गया। पहले थर्मली इंसुलेटिंग था ना एडियाबैटिक में, हीट एनर्जी को चेंज नहीं करने दे रहा था, अब करने दे रहा है कि नहीं? थर्मली कंडक्टिंग आ गया ना इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल्स। अब थर्मली कंडक्टिंग आ गया मतलब अब हीट का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। We take water at a temperature TA in a container having thermally conducting walls। अब तुम थर्मस फ्लास्क में पानी को मत रखो, अब नॉर्मल ग्लास को कवर कर दो और ग्लास में रख दो, ठीक है। से मेड अप ऑफ कॉपर, थर्मली कंडक्टिंग होता है कॉपर, एंड एनक्लोज इट इन अ ह्यूज हीट रिजर्वॉयर एट अ टेम्परेचर TB। मतलब तुमने किया क्या? तुमने एक बीकर लिया कॉपर का बना हुआ, क्लोज्ड बीकर लिया जिसमें कि पानी था एक TA टेम्परेचर पर,
उसको किस पे चढ़ा दिया तुमने, उसको एक ऐसे सिस्टम पे चढ़ा दिया जो कि टीबी टेम्परेचर पे था, ठीक है, टीबी टेम्परेचर पे था, एक ह्यूज रिजर्वायर पे चढ़ा दिया जो कि टीबी टेम्परेचर पर था। अब क्या करेगा, अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट एनर्जी अंदर ले जा करके टीए और टीबी फाइनली एक टेम्परेचर पर आ जाएंगे। जो टीए का टेम्परेचर है अब अंदर का वो टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। ये वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल मतलब इनिशियल क्या टेम्परेचर था कंटेनर का, टीए था, ठीक है। फिर द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अब हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा सिस्टम से, इसका टीबी ज्यादा टेम्परेचर था, मान लो 50 डिग्री था, अंदर में 30 डिग्री था, तो ये टीए माइनस टीबी टेम्परेचर डिफरेंस ये गेन कर लेगा, तो कुछ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा। जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ है वही इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। मान लो इनिशियली इसकी इंटरनल एनर्जी यूए है, बाद में इसकी इंटरनल एनर्जी यूबी हो गई, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ गया भैया, यूबी माइनस यूए, यही डेल्टा यू हुआ चेंज। अब किसके वजह से हुआ, हीट एनर्जी के वजह से हुआ ना, वर्क डन तो हो नहीं रहा है इसमें, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी क्यू, ठीक है, यही चीज है इसमें। ये कौन सा केस है यार, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। कौन सा केस था ये, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है, नॉट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में तो हीट एनर्जी चेंज ही नहीं होता ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, बाय कन्वेंशंस ऑफ आईयूपैक। अब आईयूपैक का कन्वेंशन यहां भी लगाने की जरूरत है कि नहीं, आईयूपैक की कन्वेंशन जब मैंने वर्क डन में लगाया था तब अब यहां भी लगाना पड़ेगा। हीट एनर्जी जो क्यू है, क्यू हीट एनर्जी ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब बोलोगे और नेगेटिव कब बोलोगे। तो आईयूपैक भाई साहब ये बोलता है कि क्यू इज पॉजिटिव when heat is transferred from the surroundings to the system। सराउंडिंग से, मान लो मैं सिस्टम हूं, तो हीट एनर्जी इस रूम से मेरे अंदर आ रही है, क्यू हीट ट्रांसफर हो रही है मेरे अंदर, जिसकी वजह से मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव। अगर मैं सिस्टम हूं, मेरे से हीट बाहर निकल रही है जिसकी वजह से मेरी इंटरनल एनर्जी घट रही है, ऑफ कोर्स मेरे अंदर से हीट एनर्जी निकलेगी तो मेरी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो इफ हीट एनर्जी मेरे में से निकल के सराउंडिंग्स पर जा रही है देन क्यू विल बी नेगेटिव। तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर अगर क्यू ट्रांसफर हो रहा है देन क्यू इज पॉजिटिव। सिस्टम से सराउंडिंग्स में अगर क्यू जा रहा है, क्यू मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, देन क्यू इज नेगेटिव, ठीक है। ये आईयूपैक स्टैंडर्ड लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है, ठीक है, लेटेस्ट कन्वेंशन है आईयूपैक का, राइट। अब बस 5 मिनट की क्लास और, ठीक है, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। चलो अब देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है, द जनरल केस। तो अभी तक हम लोगों ने 2 केसेस देख लिए, ठीक है, वी हैव सीन 2 केसेस। पहला केस क्या हम लोगों ने देखा, फर्स्ट केस इज जिसमें कि हीट को आप एक्सचेंज नहीं होने दे रहे, ठीक है, बस वर्क डन के बेसिस पे आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, एडियाबैटिक। दूसरा, जब आपने, ठीक है, व्हेन जब आपने कोई वर्क डन किया ही नहीं, ना सिस्टम ने किया ना सराउंडिंग्स ने किया, लेकिन अब थर्मली इंसुलेटिंग नहीं है सिस्टम, अब वो क्या है, थर्मली कंडक्टिंग है, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो हीट एनर्जी के एक्सचेंज के वजह से भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उस केस में क्या बोलते हैं, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। तो 2 केसेस हो गए, एक एडियाबैटिक वर्क डन वाला विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, दूसरा थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स विदाउट एनी वर्क डन, हीट के ही थ्रू इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, दोनों को मर्ज कर दो। अब एक ऐसा केस कंसिडर कर लो जिसमें कि वर्क डन भी हो रहा है और हीट एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई क्लोज्ड सिस्टम ले लो, क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता था, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड, ठीक है, मैटर को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते ना हम लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम वर्क डन तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्लोज्ड सिस्टम कंसिडर कर लें जिसमें कि बोथ हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन एंड आउट एज वेल एज वर्क डन कैन बी डन बाय द सिस्टम और बाय द सराउंडिंग्स। तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी बिकॉज ऑफ बोथ द वर्क डन WAD and the heat energy Q, ठीक है, it will be because of both the things।
अब देखते हैं. Let us consider a general case in which the change of state is brought about both by doing the work and by transfer of heat. दोनों चीजों की वजह से. तो अब दोनों की वजह से अगर वर्क डन हो रहा है तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है. तो जो नेट इंटरनल एनर्जी चेंज है, इट इज सम ऑफ द वर्क डन प्लस द हीट ट्रांसफर. अब W और Q पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, अब इसमें तो तुमको कोई डाउट नहीं है ना. अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग्स पे तब वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर सराउंडिंग्स वर्क डन कर रहा है सिस्टम पे तब ये W नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. अगर सराउंडिंग्स सिस्टम को Q दे रहा है, हीट दे रहा है, सराउंडिंग्स इज गिविंग हीट टू द सिस्टम, तब Q पॉजिटिव हो जाएगा. अगर सिस्टम सराउंडिंग्स को हीट दे रहा है तब Q नेगेटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा ये तो हमें पता है. उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर भाई साहब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, बस यही चीज है. ठीक है. तो फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट Q and W can vary depending upon how the change is carried out, of course. However, Q plus W will depend only on the initial and final state. जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करेगा and not on the path through which it has changed. Again, वो एडियाबैटिक भी हो सकता था, वो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स के थ्रू भी हो सकता था, वो क्लोज्ड सिस्टम के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन इंटरनल एनर्जी के इनिशियल और फाइनल वैल्यू से उसको मतलब है, उसको बाकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. राइट. उसके बाद अब मान लो कि इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरिड आउट. दैट्स व्हाई इसीलिए तो जब इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए तो स्टेट वेरिएबल है ना वो. इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और एज वर्क, जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम. अब आइसोलेटेड सिस्टम बनाओ तो जरा एक ऐसा बीकर लो जिसके जो वॉल्स है वो थर्मली इंसुलेटिंग है. ठीक है, थर्मली इंसुलेटिंग भी है और इसमें तुम कोई वर्क डन भी नहीं कर रहे. तुमने वर्क डन भी नहीं किया, तुमने छोड़ दिया इसको, तो ना तुमने वर्क डन किया तो W 0 है. और क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटिंग है तो हीट तो ट्रांसफर हो नहीं सकता, ट्रांसफर ऑफ हीट भी 0 है. तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? Q plus W 0. इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकता है क्या इसमें, ऐसे केस में, ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम्स में? नहीं. तो इनिशियल एनर्जी जो UA है वो U भी होगा, फाइनल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं? And this is the first law of thermodynamics. In an isolated system, since neither heat can be transferred, nor there any work done involved, nor there is any exchange of matter, then in such isolated systems, the total energy, internal energy of the system is fixed and it is not going to change with time, जो कि मैंने पहले बताया था. अभी याद करो, अब जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम्स का इंटरनल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. ठीक है, राइट. एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. द इक्वेशन डेल्टा U is equal to Q plus W is mathematical statement of first law of thermodynamics which states that the energy of isolated system is constant. And mathematically energy of isolated system does not change क्योंकि Q भी 0 है और W भी 0 है. Mathematically delta U is equal to Q plus W. This is mathematical relation of first law of thermodynamics. पढ़ लिया फर्स्ट लॉ. ठीक है. अब यही चीज जो हम लोग अभी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, यही सारी चीजें फिजिक्स में भी आ रही हैं एज इट इज. फिजिक्स में बस थोड़ा सा ज्यादा है इसमें. ठीक है, कंपेयर टू केमिस्ट्री. It is commonly stated that the law of conservation of energy, that is energy can neither be created nor be destroyed. This basically first law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. It can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one state to another. ठीक है, एक type of energy to another. There is considerable difference between the character of the thermodynamic property energy and that of a mechanical property such as volume. ठीक है. अब वॉल्यूम और एनर्जी में ना एक डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? पढ़ो जरा. वी कैन स्पेसिफाई एन अनएम्बिगुअस एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम. तुम बता सकते हो कि सिस्टम की वॉल्यूम 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है, 400 ml है,
लेकिन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी कैसे बताओगे? उसकी हीट एनर्जी बता सकते हो, टेम्परेचर कितना है सिस्टम का वो तुम मेजर करके बोल सकते हो कि इसकी हीट एनर्जी इतनी है। उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता दो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी देख के बता। लेकिन सारी चीजों के जितने भी टाइप ऑफ पॉसिबल एनर्जी सबको ऐड करके उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है वो बताना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज जरूर है कि हम उसकी चेंज इन एनर्जी बता सकते हैं, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ दो तरीके से हो रहा था, या तो फिर वर्क डन कर रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस में, या तो फिर एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी हो रहा था, या तो फिर दोनों हो रहा। ये 2 ही या 3 ही तरीके ऐसे हैं जिसमें कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो हम चेंज को पता, हम इनिशियल और फाइनल एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बस चेंज को हम बता सकते हैं। ये इसके बारे में बोलने का तरीका है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। अब जाने से पहले एग्जांपल 6.1 देख लो। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ON. पॉइंट नंबर 1, no heat is absorbed by the system from the surroundings but work is done on the system. What wall does the system have? अब भाई पहला ही कंसेप्ट था ये, हीट एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करने दे रहा, सिर्फ वर्क डन के थ्रू ही मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा हूं। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। याद आ गया? तो इस केस में वॉल कौन सा है? एडियाबैटिक वॉल हो गया। और डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? WAD के बराबर, एडियाबैटिक वर्क डन, है ना? क्योंकि हीट एनर्जी को तो फ्लो ही नहीं करने दे रहा वो, अब हीट एनर्जी को चेंज ही नहीं करने दे रहा वो, सिर्फ वर्क डन के बेसिस पर ही उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने दे रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया वो। दूसरा, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि इसमें एडियाबैटिक वर्क डन तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वर्क डन करने ही नहीं दे रहा, वो वर्क डन कर ही नहीं रहा मतलब, लेकिन वो थर्मली इंसुलेटिंग नहीं है, अब थर्मली कंडक्टिंग सिस्टम हो गया। तो पहली बात तो ये थर्मली कंडक्टिंग सिस्टम है, थर्मली कंडक्टिंग सिस्टम विदाउट वर्क डन 0 है, फिर भी हीट एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है क्योंकि थर्मली कंडक्टिंग है। ठीक है, इस थर्मली कंडक्टिंग सिस्टम के वजह से अब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू -Q। -Q क्यों लिखा मैंने? -Q क्यों लिखा? क्योंकि सिस्टम से हीट गया है सराउंडिंग्स में, अगर सराउंडिंग से हीट अंदर आता सिस्टम में तब क्या था? आईयूपैक कन्वेंशन याद करो, तब Q पॉजिटिव होता। अभी क्या है? अभी सिस्टम से निकला और सराउंडिंग्स में गया, तो क्या Q नेगेटिव होगा? ठीक है, तो Q इज नेगेटिव। तो अगर तुमको एग्जैक्ट बताना है, मान लो कि 50 जूल हीट एनर्जी सिस्टम से निकला और सराउंडिंग्स में गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? -50 -Q। तीसरा, W अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने दिया, तो W क्या हो गया? -WAD हो गया, है कि नहीं? -WAD हो गया। क्यों? क्योंकि किसने वर्क डन किया? सिस्टम ने किया। किस पे? सराउंडिंग्स पे। तो बाय कन्वेंशन वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो माइनस लगा दिया मैंने। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अब सराउंडिंग्स ने सिस्टम में हीट दिया, तो कन्वेंशन से Q पॉजिटिव हो गया। सराउंडिंग्स से सिस्टम में हीट आया तो Q पॉजिटिव है। सिस्टम ने वर्क डन किया सराउंडिंग्स पे, तो वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन पे माइनस लगा दिया और Q पे पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, और ये कौन सा सिस्टम हो गया जो बताया था मैंने? ये क्लोज्ड सिस्टम था। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि हीट एनर्जी चेंज करने दे सकता है, वर्क डन भी आप कर सकते हो, इन दोनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। However, exchange of matter is not possible in a closed system. So अब तीनों केसेस आपने देख लिया। पहला एडियाबैटिक केस देख लिया, दूसरा आपने थर्मली कंडक्टिंग देख लिया जिसमें विदाउट वर्क डन से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही थी। तीसरा आपने ये भी देख लिया कि भाई साहब विदाउट कि अगर दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन है, लेकिन किस टाइप का कॉम्बिनेशन? पहला बोल रहा है वर्क डन कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग्स पे, तो वर्क डन तो नेगेटिव हो गया।
इसीलिए वर्क डन पे माइनस लगा दो इस पे। अच्छा, हीट एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही है, तो सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है तो हीट एनर्जी पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए क्यू पे पॉजिटिव लगा दिया मैंने, यही चीज किया। और दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हारा आ जाएगा डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, यही चीज दिखा तुम सोल्यूशन देख लो अपने से। पहला एडियाबैटिक था, दूसरा थर्मली कंडक्टिंग, तीसरा क्लोज सिस्टम। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब कल कंटिन्यू करेंगे।